हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम आपको वेलकम करता हूँ हमारे रियल एस्टेट गुरुकुल चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं कि किसी भी रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ता क्यों है और लोकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम पास्ट रेफरेंस अगर लेना चाहें तो पहले क्या होता था, मुनैरके होते थे, मतलब एक राजा होता था। राजा एक सेंटर पे रहेगा, उस सेंटर से अगल बगल के जो प्रॉपर्टीज़ जो रहती हैं उसके रेट हाई रहते थे। मतलब राजा से जितना पास आप रहेंगे उतना आपको प्रीमियम आपको पे करना होगा। क्यों? क्योंकि राजा के अगल बगल सारी फैसिलिटीज़ है, आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि आज के ज़माने में अगर स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए और हॉस्पिटल चाहिए, ये सारी चीज़ें राजा के आसपास रहती थी। तो पहले का क्या सिस्टम था, जो किंग का जो घर जो होगा उसी के आसपास लोग रहना चाहते थे, वो कहलाता था पॉश इलाका। और जो दूर दराज में रहते थे वहाँ की प्रॉपर्टीज़ के रेट कम रहते थे। वही सेम आज भी हो रहा है। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेट्रो सिटीज़ की, मेट्रो सिटीज़ में क्या हो रहा है कि जो अर्बनाइजेशन का जो स्टोरी जो है वो पिछले 30 साल में 10% बढ़ चुका है और टोटल हो चुका है 36%। अब 36% तो हो गया है। और जो इकोनॉमिस्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है कि अगर 30% अर्बनाइजेशन होने में अगर 50 साल अगर लगे हैं तो आप ये मान के रखिए नेक्स्ट जो 30% होगा वो नेक्स्ट 10 ईयर में ही हो जाएगा। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन हो क्यों रहा है, अगर मैं उस पर बात करूं तो अर्बनाइजेशन मेनली होता क्यों है, क्योंकि वहाँ अगर मेट्रो सिटीज़ की मैं बात करूं वहाँ पे है जॉब, और वहाँ पे जॉब के अलावा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे लोग आए गए। देखिए मेन चीज़ होता है पॉपुलेशन। एक कॉन्सेप्ट है पर स्क्वायर फीट कितनी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, ये भी एक रेट को डिसाइड करने का एक तरीका है। अगर मैं एग्जांपल लूँ देवरिया का, वहाँ पे एक आदमी फूड स्टॉल लगा दिया। अब फूड स्टॉल में वहाँ कितने लोग आएंगे देवरिया में, और वहीं अगर कंपैरिजन कर दूँ मैं मुंबई में, तो मुंबई में फूड स्टॉल में कितने सारे लोग आएंगे। अगर फूड स्टॉल के बगल से अगर 1000 लोग गुजरे, 1000 में से 100 का अगर मन में पानी आया कि मैं यहाँ पे फूड स्टॉल पे गोलगप्पे खा लेता हूँ, और उसके बाद 100 में से 5 खा भी लेते हैं। और वहीं अगर देवरिया की बात करें तो 1000 वहाँ से गुजरे हैं और देवरिया में मात्र हमको लग रहा है 100 से ज़्यादा भी नहीं गुजरेंगे। तो आप ये कंपैरिजन सोचिए दोनों में कि जो पॉपुलेशन है उसकी एक तो जॉब की वजह से कैपेसिटी हाई हो जाती है खर्चा करने की, और दूसरा वहाँ पे कितनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मुंबई कहलाता है इकोनॉमिक कैपिटल, इसी वजह से मुंबई के रियल एस्टेट की प्राइजेस हाई हैं। मेन देखिए चार्ज होता है लोकेशन का, लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, मैं इस पे इतना एम्फेसाइज़ क्यों कर रहा हूँ कि आपको मेट्रो में ही जाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ आपकी तबीयत अगर ख़राब हो गई, खुदा ना खास्ता ना करे तबीयत आपकी ख़राब, पर अगर आपकी तबीयत अगर ख़राब अगर हो गई है तो आप कहाँ जाएंगे? वही मेदांता जाते हैं लोग, गुड़गांव सेक्टर 38 में जो है। क्यों जाते हैं? यहीं अपने बेगूसराय में ही इलाज करवा लें। पर यहाँ की पूरी क्राउड यूपी बिहार और उधर हरियाणा, फिर उधर पंजाब, वहाँ पूरा क्राउड आता है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कूदने। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। अर्बनाइजेशन इसीलिए होगा। तो मैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन कितनी है? 3 करोड़, 2.5 से 3 करोड़ पॉपुलेशन है। अब ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कहाँ पे एक्यूमुलेट होकर रखी है? मात्र 5 सिटीज़ में। आपका सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, पर्थ हो गया, एडिलेड, यही 5 सिटी के अंदर वो पूरी जनता वहाँ पे है। मतलब 2 करोड़ 10 लाख जनता केवल वहीं पे है। क्यों है ऐसा? इंडिया के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो 2 गुना ज़्यादा बड़ा कंट्री है आपका ऑस्ट्रेलिया, पर वही 5 सिटी में क्यों है? उनको क्यों नहीं बोल देते न्यूयॉर्क की तरह सबर्बन में जाके रहें? वो नहीं रहते, क्योंकि वहाँ लोकेशन की इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, इसीलिए वहाँ भले वो रेट प्रीमियम दे के उसी 5 सिटी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि किसी भी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते क्यों हैं। देखिए पहले तो ऐसा होता है कि एक स्टोरी सुनाई जाती है, यहाँ पे एक डेवलपमेंट आने वाली है। मेरे पास 2 एग्जांपल हैं, एक जो चीज़ हो चुकी है, एक जो चीज़ चल रही है। अगर मैं बात करूँ द्वारिका एक्सप्रेसवे की, वो चीज़ हो चुकी है, और वहीं मुंबई 3.0 की अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ अभी चल रही है। अटल सेतु बन चुका है, आपका JNPT पोर्ट बन रहा है,
उसके बाद अगर बात करूँ तो वहाँ पे एक एक्सप्रेसवे बन रहा है 6 लेन का, जो कि JNPT पोर्ट से आपको कनेक्ट करेगा मुंबई पुणे हाईवे पे। और वहीं एक और चीज़ आ रही है, नवी नवी मुंबई का एयरपोर्ट एक आ रहा है, वहाँ पे इसी अक्टूबर से ही मान के रखिए रनिंग चालू हो जाएगी, आपका इंडिगो ने बोल दिया। तो ये सारी स्टोरी सुनाई जाती है। पहले क्या होगा, एक स्टोरी आएगी कि यहाँ पे ये आने वाला है, उसके चलते कुछ प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ेंगे। जब वो चीज़ वहाँ पे होने लगे तब उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ने लगते हैं। अगर मैं एकदम लाइव एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, जो कि द्वारिका एक्सप्रेसवे में हुआ है। द्वारिका एक्सप्रेसवे का अनाउंसमेंट कब हुआ? 2008 में। 8 के बाद से 2019 में पहला गड्ढा खुदा। तो 2008 से 19 तक कोई ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं हुआ। स्टार्टिंग में जब स्टोरी सुनाई गई उस समय अप्रिसिएशन हुआ। अब स्टोरी जब एक बार आ गई ग्राउंड पे, जैसे कि गड्ढा खुद गया, उसके बाद अगल बगल में कुछ सोसाइटीज़ पहले से आ चुकी थी। अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, दो मान लीजिए सोसाइटी जिसमें मैंने काम किया हो, वहाँ का रेट चल रहा था 4000 से 5000 रुपये स्क्वायर फीट की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय क्या था, गड्ढा भी नहीं खुदा था और धीरे धीरे काम चल रहे थे। अभी अगर 2023 की मैं बात करूँ, 2023 में उसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने कर दिया था हाफ पैच चालू करके। उसके बाद के रेट की मैं बात कर, आज के रेट की अगर बात करूं तो वहाँ पे 17 से 18,000 रुपये 19 सोसाइटीज़ का रेट है। और वहाँ पे आपको पता होना चाहिए रेडी टू मूव इन है, इसीलिए वहाँ बहुत सारे लोग कूद रहे हैं, दिल्ली वाले, जो कि वहाँ लेने के लिए परेशान हैं। 20-20 हज़ार रुपये रेट लगा रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रही उनको प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जो लिया है वो रेंटल के हिसाब से लिया है। उसको तो 4000 रुपये में वो लिया है, अभी 20,000 हो गया, उसको बहुत ही आराम से 4 गुना उसको रेंटल आएगा, मतलब 20% उसका रेंटल इनकम आएगी उसके प्रॉपर्टी प्राइस के इन्वेस्टमेंट से। तो मैं आता हूँ अपने पॉइंट पे, क्यों रेट बढ़ता है। जैसे कि एक स्टोरी है, धीरे धीरे वो प्ले आउट हो गई। अब मान लीजिए एक बार द्वारका एक्सप्रेस बन गया, उसके बाद गवर्नमेंट धीरे धीरे कुछ ना कुछ वहाँ पे काम करती रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है अगर कोई भी रियल इस्टेट का काम हो या तो कोई परचेज हो, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। यही आपका मेन काम रहेगा, खोजना और पता करना कि सबसे ज़्यादा कौन कमाता है रियल इस्टेट में। ब्रोकर कमाता है कि बिल्डर कमाता है कि जो खरीद रहा है वो कमाएगा कि जो आपका गवर्नमेंट कमाएगी। ये मैं कुछ ऑप्शंस आपको दे दिया हूँ, आप इस पर रिसर्च करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, क्योंकि इसी टाइप की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। उसके लिए आपको मेरा नंबर है, उस पर आप कंसल्ट कर सकते हैं कि सर इस समय कौन सी सोसाइटी में या कौन से लोकेशन पे प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा मेरा नंबर, यहीं से आप कांटेक्ट कर सकते हैं।